गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल अपन ने बाकी वाली क्लासेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। किडनी के बारे में पढ़ा अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, किडनी का। उसके बाद अपन ने ये देखा कि जो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, बॉडी का जो भी कचरा है उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो वो किडनी करती है। तो किडनी में भी वो कहाँ पे होता है, कौन से सेल्स है या कौन सी ऐसी संरचना है जो ये काम करती है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। तभी अपन ने नेफ्रॉन को क्या बोला, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, सेल, क्योंकि अपनी बॉडी जो है, बॉडी का जो भी कार्य है वो छोटे छोटे सेल्स के अंदर होता है। ऐसे करके पूरे सेल्स की जो छोटे छोटे सेल्स के अंदर होता है, ठीक वैसे ही नेफ्रॉन जो किडनी का काम है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। जो मेन काम है यूरिन बनाना, ठीक है, यूरिन का उसको यूरिन को बनाना, उस कचरे को बाहर निकालने, बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो भी अनचाही चीज़ें उनको बाहर निकालना, वो कहाँ पे होती है, नेफ्रॉन के अंदर होती है। इस वजह से नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये नेफ्रॉन पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है रेनाल पिरामिड के अंदर। रेनाल पिरामिड है कुछ जो होता है रेनाल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो मेनली आप ये याद रखो, रेनाल पिरामिड के अंदर जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। और रेनाल पिरामिड कहाँ पाया जाता है, रेनाल मेडुला के अंदर, रेनाल मेडुला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात की थी नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है। नेफ्रॉन जो है दिखता कैसा है, क्या होता है, क्या है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक छोटी सी ट्यूब होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ठीक है। अभी संरचना बताऊंगा मैं। छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी, डायमीटर कितनी होती है, 20 से 60 माइक्रोमीटर। ये छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर यूरिन बनता है, ठीक है। वो इकट्ठा होके फिर यूरेटर के अंदर, ब्लडर के अंदर इकट्ठा होता है, वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे नेफ्रॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन कैसा दिखता है, वो ट्यूब कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। नॉर्मल ये चीज़ें तो अपन ने कल देख ली थी। आज अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से ऐसे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका आगे बात बनाएंगे, पहले शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कुछ इस तरह से ट्यूब होती है जिसकी लेंथ ब्रेथ मैंने बता दी है। उसकी जो है कुछ ये ट्यूब इस तरह से दिखती है, ठीक है। उसके सबसे पहला भाग नेफ्रॉन जो है आगे से बंद होता है, आगे से क्लोज है, पीछे जाके ये खुला होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जुड़ा रहता है। होता क्या है, ये जो देख रहे हो, ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी सबसे पहले, ये किडनी है। किडनी के अंदर जो है रेनाल आर्टरी,
रिनाल आर्टरी से ब्लड आता है, ठीक है। जो किसकी ब्रांच है, जो किसकी शाखा है, एब्डोमिनल एरोटा की, एब्डोमिनल एरोटा। यहाँ से इसको समझो, एब्डोमिनल एरोटा से एक शाखा निकलती है, एक राइट वाली किडनी की तरफ, एक लेफ्ट वाली किडनी की तरफ, जिसको अपन ने क्या बोला, रिनाल आर्टरी, ठीक है। रिनाल आर्टरी आती है और वो क्या करेगी, किडनी के अंदर एंटर करती है, ठीक है, किडनी के अंदर एंटर करती है और फिर क्या होती है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। समझ में आया। एब्डोमिनल एरोटा से एक ब्रांच निकलती है, रिनाल आर्टरी, ठीक है। एक रिनाल आर्टरी राइट की तरफ जाएगी, एक लेफ्ट की तरफ, दो ब्रांच निकलेगी, ठीक है। एक राइट किडनी में, एक लेफ्ट किडनी में जाएगी। फिर क्या होता है, वो ब्रांच किडनी के अंदर जाके बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। फिर एक एक जो शाखा है ना, एक एक नेफ्रॉन के पास आती है, एक एक शाखा है, एक एक नेफ्रॉन के पास आती है, ठीक है। जैसे ये शाखा आई, ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टरी जब विभाजित होती है तो आर्टेरियोल्स बनाती है, मैंने बताया था, ठीक है। फिर क्या होती है, ये आर्टरी जो है ना, आके इस स्ट्रक्चर के अंदर नेफ्रॉन के अंदर जाती है, ठीक है। एक चीज मैंने बताई थी, आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में विभाजित होती है, उसको अपन आर्टेरियोल्स बोलते हैं। फिर आर्टेरियोल जब टिश्यू के अंदर एंटर करती है और विभाजित होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिलरीज। ये बहुत सारी कैपिलरी बनाई इसने, जिसका नाम अभी मैं बताऊंगा। फिर क्या होता है, वापस सब मिलके एक ब्रांच से वापस निकल जाते हैं, जो ये आगे जाके यहाँ पे बनाती है, इसको अपन बोलेंगे डिफरेंट आर्टेरियोल, डिफरेंट आर्टेरियोल। इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मतलब किसी की तरफ जाना, डिफरेंट मतलब किसी से दूर जाना, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल्स और दूसरी हो जाएगी डिफरेंट आर्टेरियोल्स। और जो ये बहुत सारे जो ब्रांचेस, जो ये कैपिलरीज है, इसको अपन ने बोल दिया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। देखो क्या होता है, एब्डोमिनल एरोटा से एक शाखा निकली, कौन सी, रिनाल आर्टरी। रिनाल आर्टरी किडनी के अंदर गई और बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हुई, एक एक शाखा एक एक नेफ्रॉन के पास जाएगी। ये आई एक नेफ्रॉन के पास, ये आई, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। फिर ये इस नेफ्रॉन के अंदर जाएगी, कैपिलरीज बनाएगी बहुत सारी, इसको अपन ने बोल दिया ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरीज को अपन ने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर वापस सभी कैपिलरी मिलके एक ही शाखा में बाहर निकलेगी, जिसको अपन ने बोल दिया डिफरेंट आर्टेरियोल्स। इजी है, ठीक है, ओके। फिर इसके आगे वाला बात अभी पढ़ते हैं। अब ये स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन का सबसे शुरुआती पार्ट जो क्लोज है, ये वाला कप के जैसा दिखता है ना, जैसे उल्टा कप है, सी ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। जो ये उल्टा सी की तरह कप की तरह दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट, बोमन कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल हो गया सबसे शुरुआती पार्ट नेफ्रॉन का। इस बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज है, उसको अपन ने ग्लोमेरुलस कह दिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को साथ में एक नाम से जानते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी क्या होती है, बोमन कैप्सूल, कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। सिंपल है। नेफ्रॉन का शुरुआती पार्ट ये कप शेप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल्स की बहुत सारी शाखाएं हैं, कैपिलरीज है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
अब बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों एक साथ अपन एक नाम से और जानते हैं, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी का मतलब अपन इन दोनों इकट्ठा पूरे की बात कर रहे हैं। जब मैं बोमन कैप्सूल कहूँगा तो इसका मतलब सिर्फ मैं इसी हिस्से की बात कर रहा हूँ, कैपिलरीज की बात नहीं कर रहा। और जब मैं मालफिजियन बॉडी बात करता हूँ उसका मतलब बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों को एक साथ में टर्म, दोनों को एक साथ नाम दे दिया है मालफिजियन बॉडी। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है नेफ्रॉन का। ये जो जटिल, ये पाइप जो आगे जाकर वो जटिल बन रहा है, ठीक है, ट्यूब जो है आगे जटिल बन रही है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब आगे, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे। कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको अपन शॉर्ट में पीसीटी कह सकते हैं, पीसीटी। जिसको अपन शॉर्ट में पीसीटी कह सकते हैं, ठीक है। बोमन कैप्सूल के बाद दूसरी संरचना कौन सी आई? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या होती है? थोड़ी सी जटिल होती है, मिली भी रहती है, एक मिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संरचना जो आती है नेफ्रॉन की, वो है ये, जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। ये यू शेप दिख रही है शाखा, ऐसे यू कर, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के बाद जो आगे की जो संरचना है उसको अपन लूप ऑफ हैनले बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग ये मतलब इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है, इतना पूरा इतना प्लीज को, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग DECENDING, डिसेंडिंग का मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये वाला नीचे जा रहे हैं डिसेंडिंग, ऊपर जाएंगे असेंडिंग, ये यहाँ से लेके असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। देखो मैं रिपीट करता हूँ, नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है इसके ऊपर ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दोनों को इकट्ठा अपन ने मालफिजियन बॉडी बोल दिया। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के बाद नेफ्रॉन की जो आती है थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है वो है लूप ऑफ हैनले। ये यू शेप जैसी मिलती है संरचना, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले को दो भागों में विभाजित कर दिया ऐसे, ठीक है, इधर वाला और उधर वाला। जो नीचे की तरफ आ रही ट्यूब और ये वापस ऊपर की तरफ जा रही ट्यूब। नीचे की तरफ आ रही इसको बोल दिया अपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ऊपर की तरफ वापस जो ट्यूब आ रही इसको अपन ने बोल दिया असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। सिंपल है। फिर क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले के बाद ये वापस जटिल जो संरचना आ रही है पीसीटी की तरह, उसको अपन बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है बाद में, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है आगे, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये इसकी संरचना होगी, ठीक है। ये क्या होगा? बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, दोनों को मालफिजियन बॉडी बोल दिया। फिर है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर है लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के दो पार्ट हो गए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले और ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। फिर उसके बाद आता है डीसी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है, डीसीटी। फिर क्या होता है? ये नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन यानी कि किससे मिलेंगे? एक और भी होता है, मतलब जैसे कि ये देख लो आप,
DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, ये नेफ्रॉन जो है ना आगे जाके एक बड़ी ट्यूब में जुड़ जाता है, बड़ी ट्यूब में जुड़ जाता है। इस ट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे और नेफ्रॉन कोई इधर के कोई इधर के आके जुड़ते हैं, ठीक है। यूरिन बनता है, फिर ऐसे करके से यूरिन जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट समझ में आया। जैसे ये नेफ्रॉन है और कोई दूसरा नेफ्रॉन, वो सभी क्या होता है एक दूसरी ट्यूब के अंदर जुड़ता है। जैसे यहाँ पे अब यूरिन बन के अंदर, वो यूरिन क्या होता है इस ट्यूब के अंदर आएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट्स। फिर कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है, जो रेनल पिरामिड है ना उसके छोर पे पाई जाती है, ठीक है। वो आके खुलती है, यहाँ से क्या होता है रेनल पिरामिड एंड हो जाता है, फिर यहाँ से यूरिन जो कहाँ निकल जाएगा, रेनल पेल्विस के अंदर निकल जाएगा। फिर रेनल पेल्विस के अंदर इकट्ठा होगा यूरिन और वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 4-5 नाम याद रखना आज के लिए, फिर मैं इसको कल और वापस से इस नाम के साथ थोड़ा और दो तीन लाइन जो है और थोड़ी सी पॉइंट बताऊंगा इसके अंदर। हाल फिलहाल आप इसके सिर्फ नाम याद रखो कि शुरुआती जो नाम होता है वुमन कैप्सूल, जैसे कि नेफ्रॉन का उसको अपन ने क्या नाम दिया, वुमन कैप्सूल। इसके अंदर कैपिलरीज है, इसको अपन ने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। दोनों को साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, मालफिजियन बॉडी। फिर इसका सेकेंड स्ट्रक्चर आता है, इसको अपन ने क्या बोला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हो गए, नीचे जा रही है जो ट्यूब जा रही है एक ऊपर की तरफ आ रही है, नीचे जा रही है, इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको ऊपर जा रही है इसको अपन बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर लास्ट जो इसका पार्ट है वो क्या हो जाएगा, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब पीछे की तरफ जो जटिल क्रिया है, आगे की तरफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीछे की तरफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बहुत सारे नेफ्रॉन एक ट्यूब्स के अंदर आगे जुड़ता है, जिसको अपन ने क्या बोला, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, सिंपल है। अब ये देखो वापस आ जाओ आर्टरी पे, एफरेंट आर्टेरियोल्स आई थी, यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज बनी, वापस से एक ब्रांच बाहर निकली जिसको अपन ने इफरेंट आर्टेरियोल्स बोल दिया। अब इफरेंट आर्टेरियोल्स क्या होती है, आगे जाके ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलती है नीचे की तरफ, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चलती है, जिसको अपन वासा रेक्टा कहते हैं, यू शेप वासा रेक्टा। और इसके बीच में भी ऐसे कैपिलरीज निकलती है ब्रांचेज, जिसको अपन बोलते हैं इंटर ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, इंटर ट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। समझ में आया, एफरेंट आर्टेरियोल सही, बहुत सारी शाखाएं इसमें ये अंदर कैपिलरीज बने ह्यूमन कैप्सूल के अंदर। फिर वापस ये निकली एक शाखा, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का मतलब किसी की तरफ जाना, इफरेंट का मतलब किसी से दूर जाना, ठीक है। इसके अंदर आर्टेरियोल्स है, जब किसी टिश्यूज के अंदर जाती है तो कैपिलरीज बनाती है, उस कैपिलरीज को अपन ने यहाँ एक नाम दे दिया ग्लोमेरुलस, क्योंकि यहाँ पे मंच बन गया पूरा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ग्रुप बन गया, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ इकट्ठा हो रही है, उसको अपन ने ग्लोमेरुलस नाम दे दिया। अब ग्लोमेरुलस और वुमन कैप्सूल को दोनों एक साथ अपन ने मालफिजियन बॉडी बोल दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, डिफरेंट आर्टेरियोल से आगे जाके वुमन क्या ये लूप ऑफ हेनले जो दिख रही है ना, मैं इसको साफ बना देता हूँ आगे। डिफरेंट आर्टेरियोल्स आई, अभी डिफरेंट आर्टेरियोल्स क्या करती है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ चलती है, साथ साथ ये नीचे की तरफ चलती है, ऐसे बराबर इसके साथ साथ चलती है, ठीक है। उसके अलावा इनके बीच में से भी कुछ शाखाएं जो है इसको पार करके ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये जो यू शेप शाखा है इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, वासा रेक्टा। क्या नाम दे दिया अपन ने इसको, वासा रेक्टा। और ये जो बीच की शाखाएं हैं इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आज के लिए सिर्फ नाम याद रखो इसको। नेफ्रॉन का सबसे पहला पार्ट हो जाएगा वुमन कैप्सूल, फिर DCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट हो गए, एक ट्यूब जो नीचे जा रही है, एक ट्यूब जो ऊपर आ रही है। नीचे वाली जा रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर आ रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
और फिर लास्ट में जो भी पार्ट इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बहुत सारे नेफ्रॉन जाके एक ही ट्यूब्स के अंदर जुड़ते हैं, उसको अपन ने क्या बोल दिया, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सिंपल है। फिर देखते हैं कि जो रेनल आर्टरी है किडनी के अंदर आती है और बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक एक शाखा एक एक नेफ्रॉन के पास आएगी। ये शाखा आई एफरेंट आर्टेरियोल्स आई इसके पास, और ये क्या हुई, वुमन नेफ्रॉन के अंदर घुसेगी। ठीक है, अंदर घुस जाएगी उसके, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज हो गई, ग्लोमेरुलस बोल दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ये शाखा, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वापस मिलके एक ही शाखा के रूप में बाहर निकलती है, जिसको अपन ने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल्स, जिसको अपन ने बोल दिया एफरेंट आर्टेरियोल्स। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल्स जो है आगे जाके लूप ऑफ हेनले के साथ साथ नीचे चलती है। लूप ऑफ हेनले कैसी दिखने में, कैसा है, यू जैसा, इंग्लिश वर्ड आता है ना, यू फॉर अम्ब्रेला, वैसी संरचना है। तो वैसे की वैसे ये भी संरचना बनाती है इसके साथ साथ यू शेप, जिसको अपन ने बोल दिया वासा रेक्टम। ठीक है, और कुछ क्या जो इसके बीच में शाखाएं और निकल जाती है, इसके बीच में ये जो डिफरेंट आर्टेरियोल्स चल रही है ना, यहाँ से देखिए ये यू चल रही है, तो इनके बीच में भी कुछ शाखाएं जो है निकल जाती है ऐसे, और बीच में क्या हो जाएगी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले है और ये डिफरेंट आर्टेरियोल्स है, जिसको अपन ने वासा रेक्टा कह दिया, और ये बीच में कुछ शाखाएं निकल गई, जिसको अपन ने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह दिया। समझ में आया? डिफरेंट आर्टेरियोल्स आगे जाके लूप ऑफ हेनले के साथ साथ नीचे की तरफ एक संरचना बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वासा रेक्टम। ठीक है, अब वासा रेक्टा से बीच बीच में शाखाएं निकलती है जो एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, इस शाखाओं को अपन ने क्या नाम दिया, पेरिट्यूबुलर, मतलब दो ट्यूब्स के बीच में। ठीक है, दो ट्यूब्स के बीच में चलने वाली। ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो जाएगी। कैपिलरीज क्यों कहा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले के बीच में है ना, कोई भी आर्टरी जो होती है, आर्टरी की जो ब्रांचेज है टिश्यू के अंदर जाएगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। इस वजह से इसको अपन ने कैपिलरीज कहा, क्यों, क्योंकि टिश्यू के अंदर घुसी हुई बीच में ना, इस वजह से अपन ने इसको कैपिलरीज कहा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। हाल फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ आप इसका नाम याद रखो, कल मैं एक एक दो पॉइंट और समझाऊंगा, और आप जब इसके नाम याद कर लोगे तभी वो समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वुमन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टेरियोल्स है, वासा रेक्टा है। ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, कलेक्टिंग डक्ट्स है। बस ये नाम याद रखो आप, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई संरचना समझ में नहीं आई हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, ओके।